गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनएलएम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके इसके डाउट्स हों, जितने भी डाउट्स हो सब इसमें आप भेज सकते हो। और आज थोड़ा हम लोग एनएलएम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं तो बेसिक बेसिक बातें आपको पता है, तो हम एकदम बेसिक बातों में नहीं जाएंगे। छोटी छोटी बातें आपको बता देते हैं पहले, तो चलेगा। जो जो फोर्सेस से हमको डील करना है, जैसे सबसे पहला फोर्स अपने को मिलेगा वेट। ठीक है ना, वेट ऑफ द बॉडी। हम न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको पता है। तो सबसे पहले आता है वेट। वेट जो है डब्लू वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर। तो एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो डब्लू है उसका डायरेक्शन हमेशा जी के अलोंग होगा। और आपको पता है कि ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मतलब बॉडी टेबल पे रखा हो तो भी वेट इधर लगेगा, बॉडी इंक्लाइंड पे रखा हो तब भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब जी के अलोंग होगा। बॉडी हवा में हैंग करके रखा गया हो तो भी बॉडी का वेट नीचे ही आएगा। अच्छा, बॉडी हवा में उड़ रहा हो तो भी बॉडी का वेट नीचे ही आएगा। किसी भी सिनारियो में रख दो, जो बॉडी का वेट आएगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और वैल्यू होगी m/g। ठीक है। वेट के बाद जो दूसरा फोर्स आता है वो आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तब रोल में आएगा व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, always perpendicular to the surface in contact। जिसके साथ कांटेक्ट होगा उसके एकदम ठीक परपेंडिकुलर। और डिनोट करते हैं एन से, n1 से, n2 से, ऐसा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, तो नॉर्मल कैसे लगेगा? तो बॉडी का कांटेक्ट है सरफेस के साथ, तो जो नॉर्मल आएगा वो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, तब इधर। हाँ, अगर आपको जानना है कि बॉडी का नॉर्मल ग्राउंड पे किधर होगा तो आप कह सकते हो कि बॉडी का नॉर्मल जो ग्राउंड पे आएगा वो इधर आएगा, ऑल्दो उससे हमारा इंटरेस्ट है नहीं। थर्ड लॉ से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर इस तरह का इंक्लाइंड है और m मास का बॉडी यहाँ रखा हुआ है, तो नॉर्मल जो आएगा जहाँ पे बॉडी जिसके साथ कांटेक्ट में है उसके ठीक परपेंडिकुलर, ऐसा। बॉडी का नॉर्मल इंक्लाइन पे दिखाना हो तो दिखाएंगे इधर। मान लो कि ये इस तरह के पुली से दो बॉडीज हैंग्ड है।
अगर ये M1 मास का है, ये M2 मास का है, तो बताओ तो जरा M1 पे नॉर्मल किधर आएगा? M1 पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? होगा ही नहीं, क्योंकि दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब कोई भी नॉर्मल दोनों के बीच में डेवलप ही नहीं होगा। जैसे मान लो, अब ये मान लो है ऐसा, एक रॉड अगर ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि अभी बॉडी का एक नहीं दो जगह पे कांटेक्ट है, तो यहाँ का नॉर्मल अगर देखोगे तो आपको देखना है ये जिसके साथ कांटेक्ट में है उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इधर। वैसे ही यहाँ का नॉर्मल अगर देखोगे तो यहाँ इसके ठीक कांटेक्ट में है, तो इसके एकदम परपेंडिकुलर। और एग्जांपल देखो। अम्म, जैसे ये है, तो दिखाई पड़ रहा है कि अगर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, बताओ इस रॉड पे कितने नॉर्मल होंगे और किधर किधर होंगे, देखो तो। तो समझ में आ रहा है कि एक तो कांटेक्ट यहाँ पे है, तो जहां पे कांटेक्ट है उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इधर का नाम मैंने कर दिया है N1। और एक कांटेक्ट यहाँ पे है, तो एक नॉर्मल आएगा इधर से N2। अब देख सकते हो दो नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, अगर आप इंक्लाइन की बात करो तो समझ में आ रहा है कि इंक्लाइन पे भी एक नहीं दो दो नॉर्मल लगेंगे। एक नॉर्मल इधर से आएगा और एक नॉर्मल नीचे से आएगा। ये तो N1 ही होगा, और N2 और तो इसका नाम N3 कर देंगे। ऐसे नॉर्मल के एनालिसिस करेंगे हम लोग, है ना। जैसे मान लो कि एक रॉड अगर ऐसे रखा हुआ है, देखो तो, यहाँ पे एक बॉल लगा दिया है ऐसे, ठीक है ना, एक बॉल लगा दिया है, और एक रॉड सपोज करो ऐसे रखा हुआ है। नॉर्मल कैसे कैसे आएगा बताओ जरा? रॉड पे नॉर्मल का डायरेक्शन मार्क करो जल्दी जल्दी। तो समझ में आ रहा है कि एक तो यहाँ पे कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल इधर आएगा, और एक इस बॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल इधर आ जाएगा। दो नॉर्मल बनेंगे। भाई नॉर्मल की सीधी सी बात है, जहां पे कांटेक्ट हो उसके ठीक परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है। वैसे एक छोटा सा बात नीचे लिख लो कि नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नॉर्मल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये हम बताएंगे बाद में, अभी छोड़ दो, अभी इसको लिख लो इसको। नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। तो नॉर्मल का डायरेक्शन आपको मार्क करना आ गया है, कोई खास बात नहीं है। चलो आओ थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का फोर्स आएगा टेंशन।
टेंशन के बारे में, इट अराइजेज इन स्ट्रिंग्स, वायर्स एंड रॉड्स। दूसरा, इट इज बेसिकली इंटरनल restoring force and its value depends on nature of material and shape and size of the body ठीक है ना। एक तो ध्यान रखिए कि ये क्या होता है। देखो मैंने पहले भी आपको इलास्टिसिटी में आपको थोड़ा बहुत समझाया है, अब पढ़े नहीं हो तो फिर भी देख लो। क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मीटिंग करते हैं कि बाहरी ताकतों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, और सब मिलके हम विरोध करते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखते हो तो इतने पोर्शन की जब एफबीडी बनाओगे तो आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पे ऐसे फोर्स लगाता है। यही जो रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज कॉल्ड टेंशन। तीसरा, डिनोटेड बाय T1। चौथा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। या फिर आप कह सकते हो कि टेंशन की टेंडेंसी हमेशा पुल करने की होती है। टेंशन ऑलवेज have a tendency to pull the body। वैसे तो ये दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको जो समझ में आता है फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखते हैं यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ, एक बात और यहीं पे लिख लेते हैं। आपको पता है वैसे तो, इन ए मासलेस स्ट्रिंग टेंशन ऑफ each point of string will be same मासलेस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम। और एक लास्ट बात और लिख देते हैं, इन ए स्लैग्ड स्ट्रिंग टेंशन इज जीरो। जो स्लैग्ड रस्सी होगा उसमें टेंशन की वैल्यू होगी जीरो। भाई जब रस्सी स्लैग्ड है मतलब बाहरी ताकतों ने हमला किया नहीं है। जब बाहरी ताकतों ने हमला नहीं किया है तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स मीटिंग नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे तो विरोध नहीं करेंगे, और विरोध अगर नहीं करेंगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। इसका मतलब टेंशन डेवलप ही नहीं होगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आओ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है,
अगर ये M1 मास है, ये M2 मास है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि सर हमको बनाना है एफबीडी, ठीक है, तो एफबीडी बन जाएगा बड़ा आसानी से। M1 का एफबीडी बनाना है और हमको टेंशन दिखाना है, तो मैंने आपको बताया क्या टेंशन या तो होगा इधर या तो होगा नीचे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि टेंशन की टेंडेंसी हमेशा बॉडी को पुल करने की होती है, या टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन का ये डायरेक्शन पॉसिबल है, देख लो। और मैंने आपको एक बात बताया कि रस्सी अगर मासलेस है तो उसके हर पॉइंट का टेंशन सेम होता है, तो यहाँ का टेंशन भी ठीक आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे भी टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे भी टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। पुली की एफबीडी अगर बनाओगे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ का टेंशन इधर और यहाँ का टेंशन इधर। चलो दो चार एफबीडी आप भी फटाफट बना लो। अगर आपको ध्यान हो तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एटवुड मशीन। का नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, बहुत आपको दिखाई देगा। ये अपना M1, ये अपना M2, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये रस्सी एकदम लंबा ऐसे गया हुआ है, उसके हर पॉइंट का टेंशन सेम। ये रस्सी अलग है तो इसका टेंशन अलग। तो हम ये मान रहे हैं कि लंबी रस्सी का टेंशन है T, तो समझ में आ रहा है कि इस पे टेंशन आएगा ऊपर, इस पे टेंशन जाएगा ऊपर। और इसकी एफबीडी अगर बनाने हम लोग पुली की, तो कैसा नजर आएगा पुली, देखो। इधर आएगा T, इधर आएगा T, और इधर आएगा T1। देख लो, हमने सारे टेंशन मार्क कर दिए हैं। चलो एक दो आप बना के दिखाओ मुझे। भाई डायरेक्शन में किसी को दिक्कत हो, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो, तो हम मेन मुद्दे पे आना चाहते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मेरे से। चलो तीनों बॉडी में मेरा टेंशन मार्क करो जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ पे देखने से लग रहा है कि दो अलग अलग रस्सी हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि हाँ, हम इस रस्सी का नाम T1 रखेंगे और यहाँ के टेंशन का नाम T2। फिर एफबीडी बनाओ, बनाओ चलो। हाँ, तो टेंशन जब मार्क करेंगे तो इसमें टेंशन आएगा इधर, इसमें टेंशन आएगा इधर, इसमें टेंशन आएगा इधर, इसमें टेंशन इधर। हाँ, पुली को देखें तो इस पे T1, इस पे T1, इस पे T2, इस पे T2। बन गया। आओ एक दो और देख लेते हैं।
चलो बना लो। समझ में आ रहा है कि M1 पे एक टेंशन ऊपर आएगा, T1 नाम रख लो, इस पे आ जाएगा T2। सॉरी, ये T1 ही होगा ना, ये T2, ये T2। पुली पे अगर देखोगे तो इधर T1 और इधर T1। पुली पे देखोगे तो इधर T2 और नीचे T2। एक और देख लो। एटवुड मशीन का ही थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है ये। चलो एफबीडी बना के दिखाओ। हम यहाँ के टेंशन का नाम रख रहे हैं T1, ये लंबी रस्सी का नाम रख रहे हैं T2, इसका नाम रख रहे हैं T3 और इसका नाम रख रहे हैं T4। अच्छे से एफबीडी बनाओ। ढंग से जरा एफबीडी बनाइए। हाँ ठीक है, आओ मार्क कर लेते हैं। भाई एक बात है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ वाला टेंशन T2, यहाँ वाला टेंशन T2, यहाँ वाला टेंशन T4, यहाँ वाला टेंशन T4, यहाँ वाला टेंशन T2, यहाँ वाला टेंशन T2, यहाँ वाला टेंशन T3। खेल खत्म। चलो एक काम करो, एक और बना लो। एक आदमी फ्लोर पे खड़ा है ऐसे। ऐसा। चलो टेंशन मार्क करो, सब पे कितना कितना आएगा और किधर किधर आएगा, मार्क करो अच्छे से टेंशन। फटाफट मार्क कीजिए। मैन पे टेंशन, जल्दी जल्दी फटाफट, कुछ नहीं है सब में। ऊपर वाला टेंशन क्यों छोड़ दिया रे? क्यों भेदभाव कर रहा है? पिछले हर क्वेश्चन में कर रहा था, अब क्या हो गया ऐसा?
सब कर। तो इस लंबे रस्सी का टेंशन अपना लोग अगर टी ले लें तो समझ में आ रहा है कि यहाँ टेंशन आएगा टी, और यहाँ भी टेंशन आएगा टी, यहाँ टेंशन आएगा टी, यहाँ टेंशन आएगा टी, और ये वाला टेंशन जो है वो होगा T1। मार्क कर दिए। जरूरत पड़ेगा तो हम बाद में देखेंगे कैसे यूज करना है नहीं करना है। ठीक है ना। हाँ, एक छोटा सा, दो छोटे छोटे नोट लिख लो यहाँ पे नीचे लिखो। नोट नंबर 1, टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। टेंशन का नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और वेट का नेचर जो पहले पढ़े थे उसका नेचर होता है ग्रेविटेशनल। वेट ग्रेविटेशनल, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और दूसरा, वॉट एवर फोर्स वी अप्लाई on a massless string, it is get converted into its tension। मेरा कहना है कि मासलेस रस्सी पे आप जो भी फोर्स लगाओगे वही रस्सी का टेंशन बन जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं, आ जाओ। में हमने एक रस्सी लगा दिया है और यहाँ पे हम एक फोर्स लगा दिए रस्सी पे, और क्वेश्चन में दिया रहता है कि रस्सी जो है वो मासलेस है, तो अगर हम इतने पार्ट की एफबीडी बनाएं तो बड़ा अच्छा नज़ारा दिखेगा। रस्सी अपने को ऐसा दिखता है। इस एंड पे हम फोर्स एफ लगा रहे हैं और इस एंड पे टेंशन आएगा डी। क्योंकि पूरे रस्सी का मास जीरो है तो इस रस्सी का मास भी जीरो ही होगा, मानी मास ऑफ स्ट्रिंग इज जीरो। अगर हम मान भी ले कि बॉडी इधर जा रहा है तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे एफ माइनस टी इज मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू एक्सलरेशन ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो है जीरो, यानी एफ इज इक्वल टू। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या कि मासलेस रस्सी पे हम जो भी फोर्स लगाएंगे वही उसका टेंशन बन जाएगा। ठीक है। एक तो छोटी सी बात ये थी, लिख लो और आगे बढ़ो फिर से। तीन फोर्स हो गए, एक वेट हो गया और एक अपना कौन सा था, नॉर्मल, और तीसरा आ गया टेंशन। चौथा लास्ट आ जाओ, नीचे लिखो स्प्रिंग फोर्स। वैसे हम बताए थे लेकिन चलो फिर बता रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स, आओ फिर से एक बार बता देते हैं। तो याद करो, हम बताए थे कि अगर कोई स्प्रिंग है ऐसा, और ये उसका नेचुरल लेंथ है। मान लो हमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, ठीक है, मान लो इसको हमने कंप्रेस कर दिया, और हम ये मान रहे हैं कि हमने इसको एक्स अमाउंट से कंप्रेस किया है।
या फिर हमने इसको एक्स अमाउंट से इलोंगेट किया है। याद करो हम बताए थे कि स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो इलोंगेट होना चाहेगा, तो एक इधर की तरफ फोर्स डेवलप करेगा जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। जब आप इसको इलोंगेट करोगे तो ये कंप्रेस होना चाहेगा, एक फोर्स लगाएगा स्प्रिंग फोर्स, और उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है के इंटू एक्स, जहाँ के एफ एस कहलाता है स्प्रिंग फोर्स, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। और एक्स जो है वह है मैग्नीट्यूड ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है ना, नेचुरल लेंथ से अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो इलोंगेट होना चाहेगा, इलोंगेट करोगे तो कंप्रेस होना चाहेगा, फोर्स की वैल्यू वही आती है, तो आपको पहले से पता भी है। ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट नेचर का वही था, एक तो नॉर्मल, दूसरा टेंशन, और वेट था उसका नेचर था ग्रेविटेशनल। ठीक है ना। अब सुनो, अब इन सब बातों को मिला जुला के हम लोग एक साथ पूरी कहानी को सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो कि ये कोई एक सिस्टम है, इसमें तीन रस्सी के हेल्प से एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा गया है। तो कहता है बताओ भाई तीनों रस्सी का टेंशन कितना कितना होगा, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो भाई सबसे पहले तो एक बात जान लो, आज से जो ये कहानी शुरू हुआ है, रोटेशन, फ्लूइड और लास्ट तक, इसको कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम बॉडी के मोशन की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। और डायग्राम, फोर्स डायग्राम मतलब एफबीडी आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए। जब तक आपको एफबीडी अच्छे से नहीं आएगा, आपको हर चैप्टर में दिक्कत आएगा, चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो फ्लूइड हो, हर चैप्टर में। तो आओ देखो, तो पहले हम स्मॉल एम की एफबीडी अलग से बनाएंगे। एफबीडी क्वेश्चन में मत बनाया करो, अलग अलग बनाया करो। तो ये टेंशन हमने मान लिया है कि T1 होगा, और ये टेंशन अपना mg हो गया। और आप देख रहे हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बॉडी ना ऊपर भाग रही है ना लेफ्ट भाग रही है राइट भाग रही है, इसका मतलब बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम अगर है तो बॉडी पे नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, यानी T1 मस्ट बी इक्वल टू ऐसा। बस एक बात बताओ, ये बॉडी इज एट रेस्ट, V0 या F0? ए बॉडी इज एट रेस्ट, बोलो। बॉडी अगर रेस्ट पे है इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, बॉडी अगर
नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम था तुम लोग ये गलती करोगे। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसका एक ही मतलब बनता है, v इज इक्वल टू 0। भाई रेस्ट पे है इसका मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं उसका मतलब वेलोसिटी 0। लेकिन मतलब ये तो होना ही होना है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो v0 या f0। हाँ जी बताओ। इफ ए बॉड हम कह रहे हैं कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स मस्ट बी 0। बॉडी भाग रहा है नहीं भाग रहा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। का अंतर जरा समझा करें, बड़ा अच्छा, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेके। फिर यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 यानी T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। अब बाकी चीजों को रिलेट करने के लिए हम इस जॉइंट की एबिलिटी बनाएंगे। तो जब जॉइंट की एबिलिटी बनाओगे तो क्या होगा देखो जरा। इधर टेंशन आएगा T2, इधर टेंशन आएगा T1। जरा एबिलिटी ध्यान से देखना, देख लो जब हम इसकी एबिलिटी बना रहे हैं तो हमने क्या किया है, ये टेंशन दिखाया, ये टेंशन, ये टेंशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी एबिलिटी में इसके वेट को दिखा देते हैं, जो कि गलत है। ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है तो समझ में आ रहा है कि ना तो बॉडी इधर भाग रही है ना तो बॉडी इधर भाग रही है, इसका मतलब नेट फोर्स दोनों डायरेक्शन में 0 होगा। तो T3 का कंपोनेंट कर दो इधर, T3√3/2, और इधर आ जाएगा T3/2। क्योंकि बॉडी लेफ्ट और राइट में मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब T2 मस्ट बी इक्वल टू T3/2 एंड T3√3/2 मस्ट बी इक्वल टू T1। तो आप देख सकते हो हमारे पास तीन इक्वेशन, तीन अननोन, जो चाहो सब निकाल लो। T1 की वैल्यू को यहाँ ला के डाल दो, T3 आ जाएगा, उस T3 को यहाँ ला के डाल दो, T2 आ जाएगा। वैसे अगर आपको T2, T3 और T1 को आपस में रिलेट करना है तो याद करो, मैंने आपको लैमिस थ्योरम भी बताया हुआ है, उसका भी आप सहारा ले सकते हो। लैमिस थ्योरम का सहारा लोगे तो क्या होगा देखो, इधर है T2, इधर है T3 और इधर है T1, और ये एंगल आपका 120 का है, ये एंगल आपका 90 का है। ये कितना रह गया, 8 का। कितना रह गया बोल जरा। 8 का तो नहीं होगा ना, कुछ और ही होगा, बोल क्या कह रहे। तो 50। अरे लैमेंस थ्योरम बताया थे, ध्यान आ क्या गया। तो लैमेंस थ्योरम डाल दो तो लिख पाओगे कि T1/sin 120
दैट मस्ट बी इक्वल टू T2 बाई साइन 150, दैट मस्ट बी इक्वल टू T3 बाई साइन 90। और T1 आपको ऑलरेडी पता है इसके इक्वल है, तो अब कुछ नहीं है, इससे इसको रिलेट कर लो तो T2 आ जाएगा। कितना आएगा देखो, T2 आएगा T1 साइन 150 इज कॉस 60, मतलब 1/2, साइन 120 का मतलब कॉस 30, मतलब √3/2, काट दो। T1 अपना mg था तो आंसर आ गया, देख लो। ठीक वैसे अगर आपको T3 लाना है तो T3 और इसको रिलेट कर लो, तो T3 को हम लिख पाएंगे T1 बाई कॉस 30। T1 आप निकाल चुके थे mg बाई कॉस 30, आंसर आ गया 2 mg/√। तो जॉइंट का एफबीडी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे ये बात समझे ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जॉइंट का जब एफबीडी बनाते हैं तो ब्लॉक का वेट दिखाते हैं। वो एक अलग बात है कि ब्लॉक का वेट अभी टेंशन के बराबर है, लेकिन आपको दिखाना टेंशन ही है। हाँ, आपको जो करना है। वैसे एक बात बताओ, सुनो, तुम लोग के दिमाग में ना कंपोनेंट को भी लेके कंफ्यूजन रहता है। रुक जाओ, एक छोटा सा बात समझाता हूँ, देखो। ये T2, ये T1, ये T3। बच्चा कहता है सर किसको रिजॉल्व करे और क्यों रिजॉल्व करे। जैसे अभी हमने क्या किया था, T3 को रिजॉल्व कर दिया था, है ना। बोलो। कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, हम ना T1 और T2 को रिजॉल्व करेंगे, आपको क्या दिक्कत है, कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं तनिष जी। जब बॉडी नहीं चल रहा है, जब आप कह रहे हो कि बॉडी इधर भी नहीं चल रहा है और इधर भी नहीं चल रहा है, हाँ सही है, तो आप बोले इधर का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इधर का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसलिए आपने T3 को रिजॉल्व किया। अब कोई कह सकता है कि ना तो बॉडी का मूवमेंट इधर हो रहा है ना तो इधर हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे। तो वो लोग क्या करेगा, T2 को इधर रिजॉल्व करेगा, एक एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एक इधर, T1 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा दूसरा इधर। हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी किधर भी इक्विलिब्रियम में है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कोई डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है। मतलब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी डायरेक्शन में रेजोल्यूशन कर सकते हो। तो बात समझे क्या तनिष जी। क्योंकि बॉडी अगर नहीं मूव कर रहा है तो बॉडी किधर भी नहीं मूव कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। चलो आओ, अब छोटी छोटी बातें जरा देखते हैं। आओ एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। तो ट्राई करके दिखाओ मुझे फटाफट, अच्छे से एकदम एफबीडी बनाना। सारा खेल एफबीडी का है। जितने अच्छे से एफबीडी बनाओगे उतनी आसानी से आंसर आएगा। पता करो। अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल है नहीं,
ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स है नहीं तो दो ही फोर्स आएगा, एक वेट, दूसरा टेंशन। हाँ, हम एक काम कर रहे हैं कि बहुत सारे रस्सी है तो सबका नेमिंग कर दे रहे, तो आप मानना वैसे ही, जैसे इसका नाम वन कर दिए है, इसका नाम टू, इसका नाम थ्री, फाइव, सिक्स। पता करो हर रस्सी का टेंशन कितना कितना होगा। फटाफट रिप्लाई करो। क्या टेंशन माइनस में आ रहा है? कौन जी? चलो अभी हम बनाते हैं ना।
देखो, आओ एफबीडी बनाते हैं अच्छे से, साफ साफ एकदम। देखो T1 T4 तो दिख रहा है कि T1 की वैल्यू होनी है mg, तो इसमें माथा बच्चे नहीं कर रहे हैं। एंड T4 की वैल्यू होनी है, सॉरी, T1 इज 2 mg एंड T4 इज mg। ये दो तो एकदम फिक्स है। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं, आ जाओ। नीचे वाले जॉइंट की एफबीडी बनाते हैं। तो नीचे वाले जॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो इधर आ रहा है T2, इधर आ रहा है T1, इधर आ रहा है T3, और ये एंगल 60 का है। तो समझ में आ रहा है कि T3 cos 60 इज T1। तो T3 cos 60 का मतलब हो गया बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू T1, एंड T3 √3/2 मस्ट बी इक्वल टू T2। ठीक, अब जरा इस पॉइंट पे आ जाओ। उस पॉइंट के जब एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे, आओ देखते हैं। एक तो नीचे आ रहा है T4, एक इधर जा रहा है T3, एक इधर जा रहा है T6, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। और एक फोर्स लग रहा है इधर, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये अपना T3 है, ठीक है ना। तो एक बात साफ समझ में आ रहा है, अगर रेजोल्यूशन कर दें तो T6 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा T6 √3/2, और ये आ जाएगा T6/2। सिमिलरली T3 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा T3/2, और इधर आ जाएगा, सॉरी, ये T5 था ना, तो ये वाला आ जाएगा cos 60 sin 60, तो ऐसा। तो यहाँ का इक्वेशन जब आप बनाओगे तो आप लिखोगे कि T6/2 मस्ट बी इक्वल टू T5 प्लस T3 √3/2, एंड T6 √3/2 must be equal to T4 प्लस T3/2। आओ, एक दो तो पहले से निकले हुए, इनमें कोई दिक्कत है नहीं। अब T1 की वैल्यू को यहाँ से डाल के T3 की वैल्यू निकालनी है हम। 2T1 का मतलब हो गया 4 mg। ठीक, T3 की वैल्यू यहाँ से डाल के T2 और निकाल लो, तो T2 आपका आ जाएगा 2 mg√3। चार तो निकल के आ गए, बाकी और देखते हैं कैसे निकलेगा। अब क्या कर ले बताओ। T5 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, दो अननोन हो जा रहे हैं ना, T5 और T6 दो अननोन हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, T4 और T3 अपने को पता है, तो यहाँ लाके डाल दो, T6 निकल आएगा। तो T6 √3/2 मस्ट बी इक्वल टू T4। T4 का मतलब हो गया mg, और दूसरा आ रहा है T3/2 मतलब हो गया 2 mg। तो आप देखोगे कि T6 की वैल्यू आ जाएगी 6 mg/√3, यानी कि 2√3 mg। अब T6 को यहाँ ला के डाल देते हैं तो T5 निकल के आ जाएगा। कर ले क्या, तो T5 आ जाएगा T6/2 मतलब √3 mg माइनस T3 √3/2, तो ये हो गया 2 mg√3। यानी कि आंसर माइनस में आ तो रहा है वैसे।
देखो, आंसर का माइनस में आना भी एक बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। खतरनाक कॉन्सेप्ट पता है क्या है? एक बात बताओ, रस्सी, याद करो हम लोग कहते थे कि रस्सी को अगर टाइट रहना है, T5 तो ठीक आ रहा था, T5 तो ठीक आ रहा था। T6, सॉरी सॉरी, हाँ T5 नेगेटिव में आ रहा है, ठीक कह रहे हो, 5 नेगेटिव में आ रहा है। सुनो, याद करो हम लोग कहते थे कि रस्सी को अगर टाइट रहना है तो रस्सी को जो है उसका टेंशन ऐसा होना चाहिए। अरे कुछ याद है क्या? बोल। अब तो कई बार ये सब बातें बता चुके हैं। तो अगर रस्सी को टाइट रहना है तो रस्सी का टेंशन को ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन रस्सी का टेंशन अगर ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब रस्सी क्या है, टाइट है कि स्लैक्ड है? इसका मतलब जो T5 वाला रस्सी है वो स्लैग्ड रहा होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है। समझ गए क्या? चलो ये वाला ट्राई कर लो, अब ये घिर गया है वैसे तो, इसको ट्राई कर लो। तीनों रस्सी में टेंशन निकाल लो। कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। फटाफट ट्राई करें। के बाद एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देने वाला हूं, पहले इसको ट्राई कर लो। तो क्या बढ़िया डायग्राम बनाया, देख लो। जल्दी फाइंड कर लो क्या आ रहा है। देखो, तो अगर आप ले रहे हो कि एक रस्सी है ऐसा, और ये एक रस्सी है, और ये एक रस्सी, एक रस्सी, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और इसका मास है m। तो देखो क्या करेंगे। तो पहला काम है भाई रेजोल्यूशन करना, तो रेजोल्यूशन ही करेंगे, और क्या करेंगे। अगर अपने यहाँ का टेंशन T1 मान ले, यहाँ का T2 मान ले, यहाँ का T3 मान ले, तो ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि भैया हम तो mg हैं T1, बाकी का देख लो। तो जॉइंट की एफबीटी जब बनाओगे तो साफ साफ दिख रहा है कि नीचे आएगा T1, इधर आएगा T2, और इधर आएगा T3, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। रेजोल्यूशन कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये अपना T3√3/2, ये अपना T3/2, ये अपना T2√3/2, और ये अपना T2/2। साफ समझ में आ रहा है कि जॉइंट ना तो लेफ्ट भाग रहा है, ना तो राइट भाग रहा है, ना तो ऊपर भाग रहा है, ना तो नीचे भाग रहा है। का मतलब T2/2 मस्ट बी इक्वल टू T3√3/2। काट दो। तो एक तो रिलेशन बन गया कि T2 = T3√3, और ये दोनों का सम भी तो वेट T1 को बैलेंस करेगा, यानी T1 मस्ट बी इक्वल टू T2√3/2 प्लस T3/2।
अब क्या करते हैं कि जहां जहां पे T2 आ रहा है वहां T3√3/2 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3T3/2 प्लस T3/2 यानी 2T3। अब T1 अपने को पता है तो T3 अपना आ गया mg/2। और एक बार T3 आ गया तो फिर T2 आ जाएगा। अरे बोलो। ये तो एकदम बच्चा वाला काम है रे, जल्दी जल्दी किया करो। अब एक बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही एक्सीलेंट, मेरा मतलब पसंदीदा क्वेश्चन में से एक है। आओ देखते हैं। हमारे लिए डायग्राम एकदम बढ़िया बना देते हैं। देख लो, एंगल एकदम एग्जैक्ट मार्क कर दे रहे हैं। एंगल कितना? 60 का एंगल। तुम 60 का एंगल दे दिए तुमको। ऐसा है ये। Calculate tension in each string shown in the figure। बोला बताओ भैया, तीनों रस्सी में टेंशन कितना कितना होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी बता दो। अरे बच्चा है तभी तो स्टार लगाए हैं खुश करने के लिए, देख। बच्चे तो खुश होते हैं ना, स्टार स्टार देख के, देख लगा दिए स्टार। जल्दी जल्दी बताओ जरा, थोड़ा और फिगर बना लेते हैं तब तक हम अच्छे अच्छे।
हाँ जी, ये स्टार वाला हो गया क्या? हाँ, तो पहले भी एक बार ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं क्लास में। और देख लेते हैं, समझ में आ रहा है भाई कि अगर यहाँ का टेंशन T1 है, वो वाला ट्राई करने लगे हैं आप लोग। ये वाला टेंशन अगर T2 है और ये वाला टेंशन अगर T3 है, तो एक तो समझ में आ रहा है कि T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। और जब जॉइंट की एबिलिटी आप बनाते हो तो इधर T1, इधर T2, थ्री सॉरी, और ये वाला है आपका T2। देखो ऐसे भी प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि ये रस्सी अगर एकदम वर्टिकल है तो इसमें कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। अगर टेंशन डेवलप होगा तो थोड़ा बहुत तो खींचेगा उसको। अरे बोलो। अगर ये रस्सी एकदम स्ट्रेट है, इसका मतलब इस रस्सी का कोई भी असर इन रस्सी पे नहीं है। और जब इस रस्सी का इन रस्सियों पे, बड़े लंबे वाले रस्सी पे कोई असर ही नहीं है, इसका मतलब उसमें फोर्स होगा जीरो, यानी कि टेंशन होगी जीरो। और ऐसे भी दिख रहा है जब T2 का इधर वाला कंपोनेंट करोगे तो आएगा T2√3/2। इस फोर्स की वजह से जॉइंट को इधर भागना चाहिए था, लेकिन जॉइंट इधर नहीं भाग रहा है। इसका मतलब T2 मस्ट बी जीरो, यानी T3 मस्ट बी इक्वल टू T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। अरे बात मेरा समझे या नहीं समझे बता दो, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। चलो जरा आगे बढ़िए, इस पे आइए जल्दी जल्दी। थोड़ा और अच्छा अच्छा कलाकारी करते हैं अभी हम।
चलो ट्राई करो। देखो डायग्राम में कुछ नहीं है, बस डायग्राम झुरमुड़ का लेंदी है। समझ में आ रहा है कि इधर से एक नॉर्मल आएगा N1, एक वेट आएगा mg, एक इधर से नॉर्मल आएगा N2। ठीक है, रेजोल्यूशन कर लेते हैं, आ जाओ। दिख रहा है कि ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। तो N1 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा N1 cos थीटा, और N1 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा N1 sin थीटा। बस इक्वेशन फ्रेम कर लो। दिख रहा है कि N2 को N2 बैलेंस कर रहा होगा N1 sin थीटा को, एंड N1 cos थीटा इज इक्वल टू इसका वेट। बाकी समझ में आ रहा है, सॉल्व वॉल्व कर लो। तो N1 तो आ ही गया, N1 आ गया mg बाई cos थीटा। N1 को यहाँ ला के डाल दो तो N2 की वैल्यू आ गई mg tan थीटा। तो आंसर आ गया अपना। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऐसा एक रॉड रखा हुआ है, और रस्सी से हमने दीवार से इसको अटैच कर दिया इस इंक्लाइन को। इस बार ये इंक्लाइन फ्री टू मूव है। तो कह रहा है बताओ कि पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो रस्सी में टेंशन कितना होगा। जल्दी जल्दी एफडी बनाइए। तो बन गया क्या सबका? देखो, आओ चलो बनाते हैं। तो समझ में आ रहा है अपने को कि भैया एक नॉर्मल इधर से लगने वाला है, इसका नाम मैंने N1 कर दिया है। एक नॉर्मल यहाँ से लगने वाला है। तो पहले M1 की केवल बात कर लें तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल जो है वो अपना थीटा हो जाएगा। तो N2 का ये कॉस वाला कंपोनेंट होगा, और N2 का इधर वाला साइन वाला कंपोनेंट होगा। तो समझ में आ रहा है कि N1 मस्ट बी इक्वल टू N2 साइन थीटा, जो मेरे किसी काम का नहीं है।
एंड n2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1g मतलब। अब जरा इंक्लाइन की एबिलिटी को ध्यान से देखे तो इंक्लाइन की एबिलिटी को ध्यान से देखो, एक इधर फोर्स आएगा n2 और ये एंगल थीटा है, तो समझ में आ रहा है कि n2 का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा n2 साइन थीटा, उसी को टेंशन बैलेंस करेगा। तो n2 साइन थीटा, लेकिन n2 की वैल्यू है m1g बाई कॉस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा, तो समझ में आ रहा है कि आंसर आ गया m1g टेन थीटा। टेंशन आ गया। अरे आ गया क्या, देख लो। चलो थोड़ा और कराता हूँ प्रैक्टिस, देखो। अब से मैंने सोच लिया ना, डायग्राम एकदम अच्छे बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। देखो, ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। और ये एक और सिलेंडर है, और ये एक और सिलेंडर है। तो ऐसे रख दिया गया। फ्रिक्शन अभी नहीं बढ़े हैं तो मजबूरी है कि फ्रिक्शन हम नहीं लाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि भैया बिना फ्रिक्शन के ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रहेगा भी नहीं। तो इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने क्या किया है, सुनो जरा ध्यान से। देखो एकदम सेंटर से सेंटर दिख रहा है ना 60, एकदम पूरा 60 का एंगल बना है। तो जाहिर सी बात है, रुका हुआ तो अपने आप रहेगा नहीं, तो इनको रोकने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर से फोर्स भी लगा दिए, और इधर से भी एक फोर्स लगा देते हैं, तभी रुकेगा, वरना रुकेगा ही नहीं। हर एक का मास m है। और ये दोनों फोर्सेस F और F लग रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ F सो दैट द एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जो भी डाउट है आज सब भेज दो, हम सबका वीडियो सॉल्यूशन बना के या तो क्लास में समझा देंगे या तो स्कूल में समझा देंगे। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप केवल डाउट एक बार भेज दो। चलो बताओ। एफ की वैल्यू कितनी एडजस्ट कर दें कि ये सिस्टम ऐसे ही इक्विलिब्रियम में रह जाए।
फटाफट ट्राई करो, हम एक और बना देते हैं। हाँ जी, ये वाला हो गया क्या? चलो मैं बताता हूँ, देखो। बाकी काइनामेटिक्स के जिसके जो भी डाउट है बेहिचक भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझाते हैं, देख लो फटाफट। देखो इधर, समझ में आ रहा है कि अगर ऊपर वाले सिलेंडर को देखो तो समझ में आता है कि एक नॉर्मल जाएगा इधर, एक नॉर्मल जाएगा इधर। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल केस है, तो दोनों का नेट नॉर्मल आएगा इधर, और वो भी वैल्यू होगी। यादों का बताए थे, एफ और एफ अगर 60 के एंगल पे लगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है f√3। तो ये आ जाएगा n√3, और n√3 इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो n वैल्यू आ गई mg/√। अब किसी एक सिलेंडर को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, क्या होगा देखते आ जाओ। अगर इसी सिलेंडर को पकड़ लें तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से।
तो देखो, तो अगर हम यहाँ पे एक स्फेयर बना ले अलग से, तो क्या क्या होगा? इधर से एक फोर्स एफ आएगा, एक इसका वेट नीचे लगेगा, ग्राउंड का एक नॉर्मल एन नॉट मान लेते हैं लगेगा, एक नॉर्मल यहां से भी लगेगा जो कि आएगा इधर एकदम ऐसे, जिसकी वैल्यू है एन। वैसे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में नॉर्मल होगा या नहीं होगा? होना तो चाहिए। नीचे वाले दोनों स्फेयर के साथ नहीं कट होगा। अरे होगा तो जीरो कैसे होगा? अरे तनेश, कितनी बार समझाते हैं क्लास में कि अगर कभी भी दो बॉल ऐसे रखे हो कांटेक्ट में, कहता है, लेकिन कई बार समझाएं कि कांटेक्ट में अगर रहेगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, तो दोनों तो भागने लगेगा, भाग नहीं रहा है ना। मतलब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं होंगे, दोनों के बीच में एक एयर गैप होगा। मतलब एक पेपर अगर दोनों के बीच में पास करा दो तो वो पास कर जाएगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो आइंदा के लिए बात ध्यान रखो। तो मुझे एक बात बताओ, जब दोनों कांटेक्ट में रहना चाह रहा है तब भी नहीं है, और आप कह रहे हो कि कोलैप्स ना करे, मतलब कांटेक्ट जस्ट छूट जाए वाला केस है। तो कांटेक्ट जस्ट छूट जाएगा तो नॉर्मल तो होना नहीं है, तो हटा दिए कांटेक्ट, यही देख लो। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि नॉर्मल इधर आया है, और ये वाला एंगल अगर 60 का है, ये भी कौन सा हुआ? हाँ नहीं, ये वाला 60 का हुआ ना। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट आएगा वही एफ को बैलेंस करेगा, यानी n/2 मस्ट बी इक्वल टू एफ। खेल खत्म। और एन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आंसर आ गया mg/2√3। समझे? आपका यहाँ वाला जो कंफ्यूजन था दूर हो गया क्या? मुझे मालूम है तेरा वही डाउट था। मुस्कान जी, मैंने बोला ऊपर वालों को ऊपर वाले इस बॉडी को देखो, ऊपर वाला बॉडी को देखोगे तो एक नॉर्मल ऐसे आएगा, एक नॉर्मल ऐसे आएगा, देख। और वेट आएगा नीचे। और समझ में आ रहा है कि ये एंगल 60 का है, तो ये भी 60 का होगा। तो एन हम बता चुके हैं कई बार, एफ और एफ 60 के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट होता है f√3, यानी n√3 मस्ट बी इक्वल टू mg। तो n की वैल्यू इतनी आ गई। बोल ये सही है क्या? हाँ, यही डाउट था, मुझे पता है ना, तो मैंने पहले ही बता दिया तुझे। अब इस बॉडी को पकड़ लिए, इस बॉडी को पकड़ लिए, तो ग्राउंड से एक नॉर्मल लगा जिसका नाम एन नॉट कर दिए, वेट नीचे लगा। इसने जब इस पे नॉर्मल लगाया था तो ये भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा इधर, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है। तो इस एन का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वही तो एफ को बैलेंस करेगा। और दोनों क्वेश्चन ही बोला है कि कोलैप्स ना हो, तो आप जस्ट कोलैप्स करा दो, मतलब दोनों के बीच का कांटेक्ट जस्ट छुड़वा दो। इसलिए दोनों के बीच में कोई नॉर्मल हम नहीं पकड़े हैं। मुस्कान जी समझे क्या? वही तो बोला था कि एफ की वैल्यू कितनी मिनिमम लगाएं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाए। इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, सिलेंडर है, लुढ़केंगे, लुढ़केंगे तो मालूम चला ये नीचे आना चाहेगा, ये लोग एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, वही तो हमको नहीं होने देना है। चलो ये वाला ट्राई करो।
तो इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो। कैलकुलेट ऑल द नॉर्मल रिएक्शन। सारे ट्रायंगुलर वेज हैं, देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी नोट कर लो। एक दो और दे देते हैं, जो इसको नोट कर लो पहले एक बार। भाई तुम लोग के काइनामेटिक्स का जो भी डाउट है आज भेजो, आज हम फ्री हैं। जितने भी डाउट होंगे सारे का वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे। अरे नोट कर लिए क्या इसको? हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना आप। एक मिनट। नोट कर लो। जितने हैं भेज दो, मन में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए, पहले हम बता दे रहे हैं।
बाद में मत बोलना कि सर मेरा डाउट रह गया इसलिए मेरा नंबर कम आया, ये मत बोलना। फिर 50 डाउट है, 100 डाउट है, जो डाउट है भेज दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम धीरे धीरे करके सब करवा देंगे। अरे ठीक है ना, जो भी है भेज दो। एक यहीं से और बना देते हैं, रुक जाओ, देखते हैं कॉपी होगा तब ना। लिख लो, एक ये भी लिख दिए। दोनों में वही काम करना है, रस्सी का टेंशन निकालना है। हाँ, ये जो वॉल वगैरह लगाया गया है ना, ये इसलिए लगाया गया है कि ये सिलेंडर इधर उधर ना भागे, सिर्फ नीचे या ऊपर जाए, मतलब समझ लो आप। वैसे इसको भी लगाया गया कि इधर उधर ना भाग पाए, सपोर्ट है वो। सही है ना? अरे क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या सबको? चलो तो आज क्लास यहीं पे द एंड कर रहे हैं। आज देखो डायग्राम सब बढ़िया बढ़िया बनाया है, अब आगे भी डायग्राम अच्छे बनाऊंगा। चलो नोट्स जनरेट कर दे रहे, देख लो।